बच्चों, हमने पिछले वीडियो में कारक समझने में सहायक होने वाले कुछ अंशों का विश्लेषण किया था। आशा है आपने देखा होगा और समझने का प्रयास भी किया होगा। आज हम मुख्य विषय पर आते हैं, वह है कारक परिचय। बच्चों, यदि आपको कारक अच्छे से आ जाए तो आप कभी हिंदी बोलने में गलती नहीं करोगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। बच्चों, वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि मैं अंत में आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताऊंगी। वह है छोटी की और बड़ी की का प्रयोग। बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगी बच्चों, इसलिए अंत तक देखना ವಿಡಿಯೋ। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ। ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಕಿ ಮತ್ತು ಕೀ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ। हम अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कारक की ओर। हिंदी में 8 कारक हैं बच्चों। अब सबसे पहले देखते हैं कारक का अर्थ। कारक वे शब्द हैं जो क्रिया का संबंध संज्ञा और सर्वनाम से जोड़ते हैं, अर्थात वाक्य को अर्थपूर्ण बनाते हैं। कारक ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ನಾಮಪದ ಮತ್ತು ಸರ್ವನಾಮ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ಕಾರಕಗಳು, ಇವನ್ನ ನಾವು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತವೆ। वाक्य शब्दों का अर्थपूर्ण समूह होता है। कारक ही वे शब्द हैं जो वाक्य को अर्थपूर्ण बनाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी। राहुल बाजार बच्चों फल और सब्जियां लाए। बच्चों, ये शब्दों का समूह है, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो हम देखते हैं, राहुल ने बाजार से बच्चों के लिए फल लाए। तो ये अब अर्थपूर्ण बन गया। तो यहाँ पे ने, से, के लिए आदि कारक हैं जो इस वाक्य को अर्थपूर्ण बनाते हैं और क्रिया से संज्ञाओं का संबंध जोड़ते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕಾರಕಗಳು ಅಥವಾ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತವೆ। ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಶಬ್ದಗಳ ಸಮೂಹ ಇಲ್ಲ, ಶಬ್ದಗಳ ಸಮೂಹ ಯಾವುದು? ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಮೂಹ, ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮೂಹ। ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ। ರಾಹುಲ್ ಬಾಜಾರ್ ಬಚ್ಚೋ ಫಲ್ और ಸಬ್ಜಿಯಾं ಲಾಯೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಗುಂಪು, ಆದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಇರಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ನೇ, ಸೇ, ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮೂಹ ವಾಕ್ಯ। ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡೋದೇ ಈ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು। अब हम आगे बढ़ते हैं कारक के प्रकारों की ओर। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था बच्चों कि वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता होता है और कर्ता की विभक्ति हमेशा ने होती है या जीरो, अर्थात वाक्य पूर्ण भूतकाल में है और सकर्मक वाक्य है तो ने लगेगा, वरना कुछ नहीं। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಕರ್ತ ಅಂತ। ಕರ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂಥ ವಿಭಕ್ತಿ ನೇ ಅಥವಾ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ। ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ अर्थ आಗುತ್ತೆ। मैं कुछ उदाहरण दूंगी बच्चों, जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे माया ने अध्ययन किया, वाक्य पूर्ण भूतकाल में है, वाक्य सकर्मक है, इसलिए माया के साथ ने लग रहा है। माया ने अध्ययन किया। रोहन ने खाना खाया, यानी खाना खाना उसका खत्म हो गया है, पूर्ण भूतकाल में है, तो रोहन ने खाना खाया, सकर्मक क्रिया है, रोहन ने खाना खाया। अगला वाक्य है मोहन लिख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। मोहन लिख रहा है, अभी क्रिया चल रही है, तो वहां पे ने नहीं लगेगा। अगर आपको यहाँ पे कारक समझना है तो सिर्फ मोहन को अंडरलाइन करेंगे, आपको
समझना है कि ये कर्ता कारक है। वैसे ही रागिणी खेल रही है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, खेल रही है भी, तो वहां भी ने नहीं लगेगा। इस तरह कर्ता का कारक ने होता है या नहीं होता है। अब अगला कारक है कर्म कारक। कर्ता की क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म का कारक को या कुछ नहीं होता। ಕರ್ತ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಭಾವ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅವನು ಕರ್ಮ. ಕರ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕಾರಕ ಕೋ ಅಥವಾ ಜೀರೋ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. मैं कुछ उदाहरण दूंगी बच्चों यहाँ पर. जैसे कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई. कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई. गीता सुनाने का कार्य कौन कर रहा है? कृष्ण. और किसे सुना रहा है? अर्जुन को. यहाँ पर अर्जुन कर्म है, अर्जुन के साथ लगा है को, तो कर्म कारक को. राजा ने सिपाही को आदेश दिया. राजा ने सिपाही को आदेश दिया. आदेश देने वाला राजा है, कर्ता उसके साथ ने है. सिपाही यहाँ पे कर्म है, तो उसके साथ लगा को, आदेश दे रहा है. रजनी ढोलक बजा रही है. यहाँ पे देखिए को भी नहीं है, ने भी नहीं है, यानी कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. तो रजनी ढोलक बजा रही, ढोलक को ही बजा रही है, लेकिन को गायब है. हम समझ जाएंगे कि ये कर्म कारक है. राजन पुस्तक पढ़ रहा है. यहाँ भी कारक गायब है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है. अगला कारक है करण कारक. करण का अर्थ है साधन. संज्ञा या सर्वनाम के कार्य के लिए जिस साधन का प्रयोग होता है वह करण कहलाता है. करण की विभक्ति से अथवा के द्वारा होती है. नेक्स्ट करण कारक. ಕರಣ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಅಥವಾ ಸಾಧನ ಅಂತೀವಿ, ಹೌದಾ. संज्ञा या सर्वनाम के कार्य के लिए जिस साधन का प्रयोग होता है, ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೋ, ಇವಾಗ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಕರಣ್ ಅಂತೀವಿ. ಕರಣ್ ನಮ್ ವಿಭಕ್ತಿ ಯಾವುದು? ಸೇ ಯಾ ಕೆ ದ್ವಾರ. ಸೇ ಅಥವಾ के द्वारा. जैसे राजू ने पेंसिल से चित्र बनाया. राजू यहाँ पर चित्र बनाने वाला है. वो कार्य करने के लिए, चित्र बनाने के लिए क्या प्रयोग कर रहा है? पेंसिल. पेंसिल से चित्र बनाया. मैंने पत्र द्वारा सूचित किया. मैंने पत्र के द्वारा सूचित किया. पत्र मुखांतरा, पत्र के द्वारा सूचित किया. वह दाएं हाथ से लिख रहा है, लिखता है. वह दाएं हाथ से, यहाँ पे लिखने का साधन हाथ है, उसका अपना हाथ है. वह लिख रहा है, उसका लिखने का साधन हाथ है, तो हाथ से लिख रहा है. हमें समाचार पत्र के द्वारा जानकारी मिली. हमें समाचार पत्र के द्वारा, समाचार पत्ರದ मुखांतर के द्वारा जानकारी मिली. अगला कारक है संप्रदान कारक. कोई भी कार्य किसी के लिए किया जाता है या उस कार्य का कारण जो बनता है उसे संप्रदान कहते हैं. संप्रदान की विभक्ति के लिए या के वास्ते. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣನೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪ್ರದಾನ ಅಂತೀವಿ. ಸಂಪ್ರದಾನ ವಿಭಕ್ತಿ के लिए अथवा के वास्ते. जैसे मैंने आपके लिए ವಿಡಿಯೋ बनाया. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ಹೌದಲ್ವಾ. मैंने आपके लिए विडियो बनाया. गांधी जी ने आजादी के लिए सत्याग्रह की. पेट के वास्ते मनुष्य कुछ भी करता है. यहाँ पे सभी जगह कारण बताया हुआ है, तो वो कारण बनने वाला संप्रदान है. अगला कारक है अपादान कारक. अपादान अलग करने का भाव है. संज्ञा या सर्वनाम का जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो
उसे अपादान कहते हैं। ಅಪಾದಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡುವ ಭಾವನೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಮಾಡುವಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ। यहाँ पे जैसे मैं कुछ उदाहरण दूंगी, गंगा गंगोत्री से निकलती है, ಗಂಗಾ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ, ಹೊರಡುತ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಗಂಗಾ। गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से अलग हो रही है, निकल रही है, बाहर निकल रही है। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है ना। राहुल घर से भाग गया, राहुल घर से भाग गया, घर से भाग गया तो घर से दूर हो गया वो। लड़की छत से कूदी, लड़की छत से कूदी तो छत से अलग हो गई। ये जो अलगाव का भाव है, अलग करने वाला भाव है, ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ प्रत्यय अपादान कारक। यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि करण कारक भी से है, अपादान कारक भी से है, तो मैं दोनों का अंतर बताती हूँ बच्चों। करण कारक में दो वस्तुएं जुड़ी रहती हैं, ಕರಣ್ ಕಾರಕ ಸಹ ಸೇನೆ, ಆದರೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರ್ತವೆ। और अपादान कारक में एक दूसरे से अलग होती हैं। मैं एक उदाहरण दूंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सुनील गाड़ी से बेंगलुरु गया, ಸುನಿಲ್ ರೇಲ್ಗಾಡಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗಲೂರಿಗೆ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೇಲ್ಗಾಡಿ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ। ಅದೇ ಗಾಡಿ ಸೆ ನೋಡೋಣ, ಸುನಿಲ್ ಗಾಡಿ ಸೆ ಉತರ ಗಯಾ, ಸುನಿಲ್ ಆ ರೈಲಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟ, ಬೇರೆ ಆದ। ಹೌದಾ, ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಅವನು ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧನ ಆಗಿದೆ। ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ। ಇದು करण कारक ಮತ್ತೆ अपादान कारकिगिरुವಂತ अंतर। अगला कारक है अधिकरण कारक। क्रिया का स्थान या काल बताने वाला कारक अधिकरण कारक होता है। ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಕಾಲವನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಕಾರಕ अधिकरण कारक। बच्चे कक्षा में बैठे हैं, ಮಕ್ಕಳು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಥಾನ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ। कक्षा में, इन द क्लासरूम, इन ऑन है ना, इन। लड़की छत पर खड़ी है, स्थान है, लड़की कहाँ खड़ी है, छत पर खड़ी है। वह कल आएगा, ಅವನು ನಾಳೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಆಂಗನ್ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಚಾರ್ಪಾಯಿ ಬಿಛಾ ದೋ, ಅಂಗಳದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬೀಚ್ ಮೇ, ಇದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇದು अधिकरण कारक। अगला कारक है संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाला कारक संबंध कारक होता है। वे हैं ಕಾಕಿ ಕೆ ರಾರಿ ರೇ। ಒಂದು ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ತೋರಿಸುವಂತ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ನಾವು ಸಂಬಂಧಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ। ಇದು ಈ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತವೆ, ಕಾಕಿ ಕೆ ರಾರಿ ರೇ। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे रजनी के बाल सुंदर हैं। किसके बाल हैं, रजनी का संबंध बता रहे हैं, रजनी के बाल सुंदर हैं। उसकी बातों पर ध्यान मत दो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। यह मेरा घर है, रा मेरा। तुम मेरे पैसे लौटा दो, मेरे, रारी रे, काकी के, ये संबंध कारक हैं। अब अंतिम कारक है संबोधन कारक। जिस शब्द रूप से किसी को पुकारा, बुलाया, सुनाया या सावधान किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। ಸಂಬೋಧನ ಕಾರಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪದದಿಂದ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಈ ಒಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಗೋದು, ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವನ್ನ ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ।
अब मैं कुछ उदाहरण दूंगी। हे भगवान मेरी रक्षा करो। यहाँ पे पुकार रहे हैं भगवान को, हे भगवान। अरे वाह, तुमने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। अजी सुनिए, जरा इधर तो आइए। अरे अरे, वहां मत जाना, खतरा है। इसका एक ब्लाइंड साइन है बच्चों, गुड्डी गुर्तु बोलते हैं, कुरुड गुर्तु बोलते हैं ना। इसमें एक्सक्लेमेटरी लगता है, आश्चर्य सूचक चिन्ह होता है ना, एक्सक्लेमेटरी लगता है। तो ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि संबोधन कारक है। बच्चों, मैंने वीडियो के आरंभ में की और की के प्रयोग के लिए आसान सी ट्रिक बताने का वादा किया था, तो चलिए वह भी सीखते चलते हैं। सबसे पहले सीखते हैं बड़ी की का प्रयोग। जो दो शब्दों के बीच संबंध जोड़ती है वह बड़ी की होती है। जैसे राधा की पुस्तक, चावल की खीर, यहाँ पे दो शब्दों के बीच में आई है। तो छोटी की कहाँ लगती है? वैसे ही दो वाक्यों को जोड़ने वाली छोटी की होती है। जैसे रंजित ने कहा कि वह कल पाठशाला नहीं आएगा। यहाँ पे दो वाक्य हैं, रंजित ने कहा ये एक वाक्य है, वह पाठशाला नहीं आएगा ये एक वाक्य है। दोनों के बीच में कड़ी है जोड़ने वाली छोटी की। रंजित ने कहा कि वह कल पाठशाला नहीं आएगा। वैसे ही उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। उसने मुझसे पूछा ये एक वाक्य है, मैं कौन हूँ ये एक वाक्य है, लेकिन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाली छोटी की है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कारक समझ में आए होंगे। बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखो, आप समझने का प्रयास करो तो ज़रूर समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और घंटी के बटन को दबाना मत भूलना, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।